नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आज हिंदुस्तान खुश है। 140 करोड़ भारतीयों की जुबान पर सेना के शौर्य की गाथा है। और हो भी क्यों ना, भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंक पर जोरदार प्रहार जो किया है। जो पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, अपनी जमीन पर उन्हें पनाह देता है, वो आज इसका अंजाम भुगत रहा है। इस एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए, इनकी गिनती करना पाकिस्तान का काम है। वहां दोपहर से शाम तक जनाजे उठते रहे। ये जनाजे उन आतंकियों के थे जिन्होंने भारत में जगह जगह हमला करने वाले आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम किया। फिर चाहे वो मुंबई हमला हो, पठानकोट हमला हो, पुंछ राजौरी में कायराना हरकत हो, या फिर अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाए जाने की बात हो, इस बार भारतीय सेना ने हर आंसू का बदला लिया है और 25 मिनट में पूरा हिसाब बराबर कर दिया है। ये नुकसान, ये नंबर। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान ने जो सोचा था, जिस डर ने शहबाज और आसिम मुनीर की नींद हराम कर रखी थी, उसे भारतीय सेना ने डंके की चोट पर कर दिखाया और बता दिया कि आतंक को पालोगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। इस बार सिर्फ पीओके के आतंकी अड्डों को ही तबाह नहीं किया गया, इस बार भारतीय शौर्य की गूंज लाहौर तक सुनाई दी। लाहौर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर आतंकियों ने मुरिदके में जिस मरकज तैयबा को आतंक का अड्डा बना रखा था, धमाके वहां तक हुए और इन धमाकों के साथ भारत ने मुंबई हमले का भी बदला ले लिया। मरकज तैयबा मुरीद के यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। बदला लेने की तैयारी बिल्कुल पुख्ता थी। खुफिया जानकारी को जुटाकर भारत ने आतंक के एक एक अड्डे को चिन्हित किया था और फिर उन अड्डों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के भीतर दूसरा हमला सियालकोट के महमूना जोया आतंकी कैंप पर हुआ। इसकी दूरी पाकिस्तान के गुजरानवाला से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। इस आतंकी अड्डे को निशाना बनाकर भारतीय सेना ने पठानकोट का बदला भी पूरा कर लिया। महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। तीन दशक के आतंक का हिसाब भारतीय सेना ने 25 मिनट की कार्रवाई में चुकता कर दिया और ऐसा किया कि पाकिस्तान अब आतंक को पालने पोसने में घबराहट जरूर महसूस करेगा। इस बार हिसाब चुकता आतंक के उन आकाओं से भी हुआ जिन्होंने इसी साल मार्च के महीने में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या की थी। भारतीय सेना ने सियालकोट के ही सुरजल कैंप को निशाना बनाया और ऐसा धमाका किया कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। सुरजल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने।
मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। धमाके होते रहे, कभी सियालकोट में तो कभी सवाई नाला में, कभी मुजफ्फराबाद में तो कभी मुरीदके में। और हर धमाके के साथ पाकिस्तान पाले पोसे आतंकियों के साथ भारतीय सेना हिसाब चुकता करती रही। कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने कई बार खूनी खेल खेला। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले में भी कई निर्दोषों की जान गई थी और इस बार जब प्लान बना तो टारगेट लिस्ट में उन आतंक के आकाओं का नाम भी टॉप पर था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। कर्नल सोफिया कुरैशी एक एक कर पाकिस्तान के कोने कोने में हुए धमाकों की जानकारी देती रही। सेना ने इस बार पाकिस्तान के उन हिस्सों में भी हमले किए जहां आतंकी खुद को सुरक्षित महसूस करते थे और इन्हीं में से एक जगह है बहावलपुर, जो मुल्तान से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भी इसकी दूरी 100 किलोमीटर है, जहां जैश ए मोहम्मद ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अफसर यहाँ आते थे। आतंकियों से बदला लेने के बाद सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी चीजें विस्तार से समझाई। 9 अलग अलग इलाकों में आतंक के जिन 21 ठिकानों को टारगेट किया गया, उसकी रिपोर्ट सामने रखी। इन 21 ठिकानों में 9 इलाके पाकिस्तान के भीतर थे, जो बाकी के 12 इलाके थे वो पीओके वाले हिस्से में थे। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि ठिकाना नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20 और 21 पाकिस्तान में है, जबकि बाकी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से में। सेना ने मुजफ्फराबाद के जिस सवाई नाला कैंप को निशाना बनाया, वहां से कई आतंकी ट्रेनिंग ले चुके थे और भारत में हमले को अंजाम दे चुके थे। के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। मुजफ्फराबाद के सैयद ना बिलाल कैंप को भी सेना ने तबाह कर दिया। यहाँ भी आतंकियों को पालने का काम होता था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। इसी तरह मस्कर अक्शा, चेलाबंदी, अब्दुल्ला बिन मसूद, बतरासी, बालाकोट और बरनाला जैसे कैंप भी हमले में तबाह हो गए, जहां आतंक की पाठशाला चलती थी। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है।
लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी थे। उन्होंने बताया कि भारत ने करीब 15 दिन तक इंतजार किया, लेकिन जब पाकिस्तान ने आतंक के ठिकानों पर कोई एक्शन नहीं लिया तो ये कार्रवाई जरूरी हो गई। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही व्यस्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। सेना ने पाकिस्तान में आने वाले पंजाब प्रांत के 3 जगहों बहावलपुर, मुरिद्के और सियालकोट में आतंकी अड्डों को निशाना बनाया और जैसे ही धमाकों की आवाज रिकॉर्ड हुई, सेना ने ऐलान कर दिया कि बदला ले लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में भारतीय सेना के फाइटर जेट और सभी पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहे। आगे आपको संदूर के जवाब में बारूद वाला हिसाब दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक बोरा सर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जीवन राज पुरोहित जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं दीपक बोरा सर आप ही के पास आना चाहूंगी सवाल के साथ कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से भारत ने घुसकर और कई किलोमीटर अंदर तक घुसकर जो ये बदला लिया है, जो हमारा खून बहा था, पाकिस्तान उस आतंकिस्तान को जो लहूलुहान किया है, सर ये कितनी बड़ी चोट, कितना बड़ा प्रहार आतंक के ऊपर आप देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जब बातचीत करता हूं आपके चैनल पर और ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सीखने को मिलता है, मेरी अपनी जानकारी बहुत बढ़ती है। ब्रिगेडियर साहब इज अ हाईली डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर सर, प्लेजर टू बी विद यू। आपने जो सवाल पूछा है कि जो हमने किया है इसका मतलब क्या है, इज दैट द बेसिक क्वेश्चन मैम? यस सर। देखिए 28 साल हो गए हैं, जब मुझे याद है यूएन में हमने एक प्रस्ताव रखा था, हमने बात की थी ऑफ अ ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म। 27-28 साल हो गए, बातचीत चल रही है कि डेफिनेशन की टेररिज्म की परिभाषा क्या है, वो लेफ्ट से आएगा, राइट से आएगा, ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, इस तरह के बकवास सवाल उठते रहे हैं और वो कन्वेंशन नहीं आने वाली है। सो प्रधानमंत्री ने जो बिहार में उन्होंने भाषण दिया, अंग्रेजी भाषा में जो बोले थे कि दुनिया के किसी कोने में ये छिप जाएं, हम इनको ढूंढ निकालेंगे और मारेंगे। इन्होंने पाकिस्तानी टेररिस्ट का नाम नहीं लिया था, इन्होंने टेररिस्ट कहा था, और हम निकालेंगे, यानी भारत इज टेकिंग द लीड इन एंटी टेररिज्म, कि अगर भारत को अकेले जाना पड़े जाएगा। मैडम आपको याद होगा जब 9/11 हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने पहले तो अकेले बॉम्बिंग शुरू कर दी थी अफगानिस्तान में, मार मार के यहां तक वो ओसामा बिन लादेन को शरण दे रहे थे ना वो तालिबान। और मुझे बाद में पता चला, मैं तो रहा हूं उस एरिया में, कि तालिबान जब पिट रहे थे, बॉम्बिंग हो रही थी, वो दौड़ रहे थे सबके पास, मेरे पास भी, कि भाई अमेरिकियों को बताओ बंद करें, जितने ओसामा नाम के लोग हैं अफगानिस्तान में हम सब उनके हवाले कर देते हैं। पर तब तक इट वॉज टू लेट, अमेरिकन वर वे अहेड। अब मैडम इसमें क्या हो रहा है जो मैं समझ पा रहा हूं कि हमने मारा है, इनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया, हमने केवल टेरर कैंप्स को मारा है। और हम बार बार ये कहते रहे हैं, पाकिस्तान को चेतावनी देते रहे हैं कि भाई निकालो, ये लोग तंग कर रहे हैं हमको, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। उनका जीवन इस दुनिया के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, उनकी मौत इस दुनिया के लिए कोई लॉस नहीं है। तो जो हम कहते रहे हैं मैम, वो हमने किया है। और आप ये भी देख लीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिस दिन ये हमला हुआ है, उसे
कुछ घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कह रहे थे बड़ा अच्छा हुआ कि हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। यानी इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। ये हमको सिखाया है 2400 साल पहले चाणक्य ने कि दुश्मन को भनक भी नहीं होनी चाहिए। आप क्या कर प्रिटेंड दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल। रक्षा मंत्री ने तो यहां तक कहा, उन्होंने कहा कि जो हनुमान जी ने किया था बिल्कुल वही हमारी सेना ने किया है, कि जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, जिन्होंने हमें मारा, हम उन्हीं को मारेंगे। हमने वही काम किया है। और यही बात आगे बढ़ाते हुए ब्रिगेडियर राजपुरोहित, मैं आपके पास आना चाहती हूं। जो यहां पर दीपक वोरा सर भी कह रहे थे कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं। हमने तो बहुत बार चेताया, लेकिन हमने साथ ही ये भी कहा था कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और वही किया है। और इस बार जिस तरीके से ये बदला लिया गया है पिछले तमाम उन हमलों का जो पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों ने किए, ये तो पुश्ते नहीं भूलेंगे पाकिस्तान की, उस आतंकिस्तान की जहां पर आतंकी आज भी पल रहे हैं। जी 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 श्रीन, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। पर इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, दीपक सर आपको बहुत बहुत प्रणाम। और आपके भाषण मैंने बहुत जगह सुने हैं, इंक्लूडिंग कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, जब आप आए थे। वो जोश जब मैंने तब देखा था वो आज भी बरकरार है। अब मैं आता हूं आज की बात पर कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? क्या ये कुत्ते की पूंछ बने रहेंगे? तो बदमाश जितने दिन बदमाशी कर ले उतने दिन ठीक है। जिस दिन गिरफ्त में आ गया, अच्छे अच्छों की सीधी हो जाती है पूंछ। और अब पाकिस्तान उस कगार पे आ गया है जबकि वो विश्व में अकेला पड़ गया है। टेररिज्म और पाकिस्तान एक तरफ है, भारत और पूरा विश्व दूसरी तरफ है। सबने चुनना है कि वो टेररिज्म का दोस्त चुनेंगे या धर्म की पालना करने वाला देश चुनेंगे। और ये ट्रेलर जो देखा है, सभी बोल रहे हैं कि ये बहुत छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम उन दरिंदों के पुरखों तक पहुंचेंगे चाहे जहां भी हो, तो अभी तो एक ही कदम लिया है जो वहां थे, और अभी और बहुत सारे कदम वहां बाकी हैं, बहुत सारे कदम हमारे देश में भी बाकी हैं। तो ये फेज वाइज जो एक्शन चल रहा है, ऑपरेशन चलेगा, ये वक्त लेगा, और मुझे भरोसा है कि पाकिस्तान लाइन पर आएगा। या तो वो विनाश की ओर जाएगा, वरना सभ्यता की ओर आने के लिए उसके लिए रास्ते खुले हैं। और मैं समझता हूं कि वहां भी समझदार दुश्मन है। समझदार दुश्मन होना बहुत अच्छी बात है, और अगर वो बनता है तो मुनीर साहब इस रास्ते पे आइए, पाकिस्तान का स्वागत है। लोकतंत्र तांत्रिक की इतिहास रहा है। और जो आप कह रहे थे ना कि पूंछ शायद सीधी हो जाए पाकिस्तान के, अगर आप परिप्रेक्ष्य में ये कह रहे हैं तो सर मुझे नहीं लगता, और शायद दीपक वोरा सर भी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तब दुनिया भर ने इसकी निंदा की थी, क्योंकि आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पति के सिर में गोली मारी थी। 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया गया था, धर्म पूछा गया था, कलमा पढ़वाया गया था, और अब भारतीय सेना ने आतंक के अड्डों को ही जड़ से उखाड़ फेंका है, और यह बता दिया कि अगर सिंदूर पर हाथ डाला तो जिंदा नहीं बचोगे। भारत के इस पलटवार में आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार भी खत्म हो गया, और इसके बाद मसूद अजहर को भी समझ आ गया होगा कि परिवार का कोई बिछड़ता है तो फिर कैसा लगता है। ये भारतीय महिलाओं के सिंदूर पर हमले का हिसाब है। ये भारत की एकता पर बुरी नजर डालने वालों को करारा जवाब है। उमरा चलना यार, कोई था कोई दिखता जहांगीर तो क्या। 22 अप्रैल की दोपहर पहलगाम की बैसरन घाटी में जिन महिलाओं के सामने उनके पति के सिर में गोली मारी गई थी, ये उसका बदला है, क्योंकि उस दिन इन महिलाओं की सिसकियां जिसने भी सुनी उसका दिल बैठ गया था। ये जो भीड़ सब है, प्रेशर आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। जब से मैंने रीजन किया ठीक है हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। पहलगाम में पहुंचे पाकिस्तान परस्त आतंकी 22 अप्रैल को घिनौनी करतूत कर रहे थे। धर्म पूछकर गोली मार रहे थे, कलमा पढ़वा रहे थे,
और महिलाओं के सामने उनके माथे का सिंदूर मिटा रहे थे। आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। महिलाएं अपने पति की लाश के पास बैठकर सिसक रही थी, उनकी जान बचाने की गुहार लगा रही थी और ये तस्वीरें करोड़ों हिंदुस्तानियों का खून खौला रही थी। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Please Okay, cut short. first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. लेकिन अब महिलाओं के माथे से सिंदूर मिटाने वालों को सेना ने करारा जवाब दे दिया है और इस जवाब के लिए जो मिशन शुरू हुआ उसका नाम भी रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। सूत्र बता रहे हैं कि इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा जाए, इसका चयन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पीएम मोदी रात भर पीएम आवास से पूरा ऑपरेशन देख रहे थे और पल पल की जानकारी ले रहे थे। हमले के बाद आतंकियों ने महिलाओं से कहा था कि उनके माथे का सिंदूर मिटा दिया है, जाकर मोदी को बता देना। और अब मोदी ने भी बता दिया कि इसकी कीमत आतंकियों को कैसे चुकानी पड़ी है। उमरा चलना यार, कोई था कोई दिखता जहांगीर तो क्या बिहारियां पीछे जुटे यार, मौत ही क्या खरीद रही है। सुबह 10:30 बजे जब इस एयर स्ट्राइक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त आया तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ दो महिलाएं सामने आईं। एक थी कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और बताया कि सिंदूर को हाथ लगाने की कीमत क्या होती है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। आतंकियों को इस ऑपरेशन सिंदूर में यह भी पता चल गया कि जब कोई अपना किसी हमले में मारा जाता है तो कैसा महसूस होता है, क्योंकि खबर है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मसूद अजहर का भाई और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी रऊफ असगर का बेटा हुफैजा भी है। परिवार के 14 लोगों की मौत के बाद मसूद अजहर ने चिट्ठी जारी की और लिखा, काश मैं भी इस हमले में मर जाता। सेना की इस कार्रवाई से पूरा देश खुश है। 140 करोड़ भारतीय झूम रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों से भी पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। लेकिन अगर किसी के कलेजे को इस ऑपरेशन सिंदूर से सबसे ज्यादा ठंडक मिली तो वो हैं वो महिलाएं जिनके माथे का सिंदूर आतंकियों ने मिटा दिया था। नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है। तो ये नाम एकदम सही है। पहलगाम के आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी हत्या हुई थी और ऐशान्या के माथे का सिंदूर उजड़ गया था। अब इस ऑपरेशन के बाद 22 अप्रैल की तारीख याद कर आंखों में आंसू भी आ रहे और हिंदुस्तान की सेना पर फख्र भी महसूस हो रहा।
इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख के उन्होंने हम जितनी 26 औरतें हैं उनको ये दिखाया है कि हम आपका पर्सनल लेवल पे बदला लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा सिंदूर ही ख़त्म किया है। इसका नाम रख के ये बदला लेके उन्होंने हम सारी 26 औरतों को ये दिखाया है कि हम आपके साथ हैं। माथे का सिंदूर मुंबई की रहने वाली शीतल कथलिया के माथे का भी मिटा और इस बदले के बाद उन्हें भी बेहद खुशी है। मतलब कल का जो ये हमने सुना, जो भी मोदी जी ने मिशन सिंदूर के द्वारा जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा किया, और वो जो नज़ारा है वो हम कभी नहीं भूल सकते। हमें यही लग रहा था, कल का ये न्यूज़ देखते थे तो हमें यही माइंड में घूम रहा था जो हमारे साथ हुआ। हमारे नज़र के सामने उन लोगों ने मेरे पति को गोली मार दी, मेरे बच्चों ने सब देखा, तो मतलब मन में इतना दुख भी है और डर भी था कि पता नहीं इनका क्या ये सब होगा। पर मोदी जी ने जो किया है मिशन सिंदूर के द्वारा, उनसे हमें न्याय मिला। पाकिस्तान में आतंक के अड्डे तबाह होने के बाद कोलकाता की रहने वाली सोहिनी अधिकारी की आंखों का बांध भी टूट गया, जिनके पति ब्रिटेन अधिकारी को आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन घाटी में गोली मारी थी। इसी तरह माथे का सिंदूर पुणे की रहने वाली संगीता गनबोटे का भी मिटा है, और वो भी इस बदले के बाद सेना को धन्यवाद दे रही। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके कलेजे को ठंडक तब तक नहीं मिलेगी जब तक उन 4 आतंकियों को मिट्टी में नहीं मिला दिया जाता जिन्होंने इन महिलाओं के माथे का सिंदूर मिटाया था। जो हुआ वो सही हुआ, किंतु जो 4 व्यक्ति है उसको मारना है। हालांकि भारतीय सेना पर लोगों को पूरा भरोसा है। आज आतंक के आका मारे गए हैं और कल वो 4 पिशाच भी मारे जाएंगे जिन्होंने पहलगाम में आतंक मचाया था। जिन्होंने अपनों को खोया उस कमी को तो कभी दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, आज उनकी जुबानी सुनकर ये समझ आ रहा है कि उनके कलेजे को ठंडक जरूर मिली है। लेकिन दीपक वोरा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि पाकिस्तान के संदर्भ में जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि वो वैसी पूछ है कि शायद कभी नहीं सीधी हो सकती, वो क्या ये वाकई बदला पूरा हो गया है या फिर जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भी बार बार कि ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर का इंतजार कीजिए, वो तो अभी बाकी है। ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मैम, हम लोग चाणक्य की संतान है। मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, 74 साल की मेरी उम्र है, और मेरा ख्याल मैं हर रोज पढ़ता हूँ चाणक्य नीति को। एक चीज उन्होंने कही थी कि अगर आपको बदला लेना है तो बदला इसलिए नहीं लें कि आपको संतुष्टि मिलती है, आपका दिल खुश होता है। बदला इसलिए लें कि जिस कारण के लिए आप बदला ले रहे हैं वो कारण को खत्म कर दीजिए, ताकि बाद में किसी और को बदला लेने की जरूरत ना हो। अब मैं आपसे क्षमा कीजिए, चाणक्य ने एक चीज बड़ी दिलचस्प लिखी थी कि अगर सही वक्त पर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो वक्त ही उस एक्शन को नाकाम कर देगा। और विक्टर ह्यूगो ने भी 170 साल पहले यह बात कही थी। चाणक्य तो 2400 साल पहले कहते थे। विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि दुनिया की कोई भी शक्ति उस आइडिया को रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया है। अब दुनिया में मैम आज बहुत सी समस्याएं हैं। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में जाता रहता हूं, बातचीत होती है, कोई कहता है इन्फ्लेशन बड़ी प्रॉब्लम है, कोई कहता है क्लाइमेट चेंज है, कोई कहता है खाद्य पदार्थों की है, लेकिन सब मानते हैं कि नंबर 1 समस्या आतंक है, टेररिज्म। और अब जब हमने इस आदमी को मारा है, इसका जो मरकज था, इसका सेंटर था, वहां पे हमने हमला किया है, किसी ने नहीं कहा, एंड आई रिपीट, किसी ने नहीं, यहां तक कि सोमालिया ने भी नहीं कहा है कि हमने गलत किया है। पाकिस्तान की सरकार नहीं समझ पाती कि वो उसके वस्त्र उतार दिए हैं। नोबडी सपोर्ट्स कि आप लोगों ने इनको अपने पास रखा। अब मैम एक चीज मैं करूंगा, आपके ब्रिगेडियर साहब, इफ यू बेयर विद मी, मैं अपने आप से 5 सवाल पूछूंगा और अपने आप ही उनके जवाब दूंगा। पहला सवाल, क्या पाकिस्तान स्वीकार करता है कि भारत उससे कहीं आगे निकल गया है? आंसर नो। क्या पाकिस्तान की फौज स्वीकार करती है कि भारत की फौज उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर है? आंसर नो।
क्या पाकिस्तान स्वीकार करता है कि उसके हाथ में भिखारी का कटोरा है? नो। क्या पाकिस्तान के पास कोई रिलायबल दोस्त है? नो। क्या पाकिस्तान आतंक को अपने देश से निकाल देगा? आंसर नो। सर, हमने देखी है पाकिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल। अच्छा मैडम, फाइनली लेट मी पुट इट वेरी ब्लंटली मैम, अगर आतंक को दुनिया से खत्म करना है तो उसके आका को मिटा दो मैम, 5 टुकड़े कर दो उस देश के, और आप देखेंगे आतंक दुनिया में कम हो जाएगा। पाकिस्तान एग्जिस्टेंस इज नो बेनिफिट टू मी, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन। आप कह रहे हैं कि आतंकिस्तान को मिटाने का यही एक तरीका है, लेकिन ब्रिगेडियर राजपुरोहित इस पर क्या कहते हैं? मैं आपके पास सर आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा इसकी बात कर लेते हैं कि आज देश के कई हिस्सों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल भी हुई। इस दौरान ब्लैकआउट किया गया, लेकिन 32 गोल तो पाकिस्तान की हुई है। वहां के नेता आतंकियों की लाशें गिन रहे हैं, सेना जनाजों में शामिल हो रही है और इस बात का हिसाब लगा रहे हैं कि भारत के कितने लड़ाकू विमानों ने उनके देश को धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा है कि भारतीय लड़ाकू विमानों की संख्या 75 थी, तो शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के 80 फाइटर प्लेन ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। कुल मिलाकर बात यहां पर यह है कि पीएम मोदी ने जो कहा था वो कर दिया। बात आतंक को मिट्टी में मिलाने की थी और 25 मिनट में भारतीय सेना ने यह काम बखूबी पूरा भी किया। बात कल्पना से भी कठोर सजा देने की थी और भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें भी इसे भूल नहीं पाएंगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया और 7 मई को आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। देखने में भले ही यह आसान लगता है, लेकिन इसे पूरा करने में मोदी जैसा हौसला लगता है। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने से लेकर सफल होने तक पूरी नजर बनाए रखी। हालांकि ये मिशन इतना आसान नहीं था। आतंकियों ने हॉस्पिटल, मदरसे और मस्जिदों की आड़ में अपने ठिकाने बना रखे थे, जहां घनी आबादी थी। ऐसे में सिर्फ आतंकी अड्डों को टारगेट करना आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुली छूट दी तो सेना ने जान लगा दी। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए हर कोई भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है। ऐसा ही एक पोस्टर लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाया गया, जिसमें पहलगाम हमले का बदला आतंकियों के खून से लेने की बात लिखी गई। साथ ही ये संदेश भी दिया कि ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। पोस्टर में अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे ऊपर लिखा है जय हिंद, भारतीय सेना जिंदाबाद। और जिस ऑपरेशन के तहत ये पूरा का पूरा आज का ऑपरेशन है उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर वो लिखा हुआ है। और इसमें लिखा गया है 22 अप्रैल मोदी को बता देना, 7 मई मोदी जी ने बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का बदला आतंकियों के खून से। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिसमें पहला टारगेट मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर था। ये जैश का हेडक्वार्टर था। पुलवामा और कई दूसरे आतंकी हमले की साजिश इसी हेडक्वार्टर पर बनी थी, लेकिन बीती रात हुए हमले के बाद इसका नक्शा बदल गया है। दूसरा टारगेट मरकज तैयबा मुरीद के। ये लश्कर तैयबा के आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर था। 26/11 मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब और डेविड हेडली समेत बाकी के सभी आतंकियों को यही ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन अब इस आतंकी सेंटर का नामो निशान मिटा दिया गया है।
तीसरा टारगेट सर्जल, तेहरा कला। ये जैश ए मोहम्मद का लॉन्चिंग पैड था जो जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर के पास मौजूद था। इस जगह का इस्तेमाल आतंकी सुरंग बनाने और ड्रोन से निगरानी के लिए किया करते थे। चौथा टारगेट महमूना जोया सेंटर, सियालकोट। इस सेंटर का इस्तेमाल हिजबुल मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए करता था। यहाँ आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। अक्सर 20 से 25 आतंकवादी यहाँ मौजूद रहते थे जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। पांचवा टारगेट मरकज अहले हदीस, बरनाला। इस जगह का इस्तेमाल लश्कर, पुंछ, राजौरी, रियासी क्षेत्र में आतंकियों की घुसपैठ के लिए करता था। इसमें 100 से 150 आतंकी रहा करते थे। छठा टारगेट मरकज अब्बास, कोटली। यहाँ जैश ए मोहम्मद के 100 से 125 आतंकी रहते थे। यहाँ पुंछ, राजौरी सेक्टर में घुसपैठ की योजना बनाने और आतंकी हमले की साजिश रची जाती थी। सातवां टारगेट मस्कर राहिल शाहिद, कोटली। इस सेंटर पर 150 से 200 आतंकवादी रहते थे। ये पीओके में एचएम के सबसे पुराने सेंटर्स में से एक है। आठवां टारगेट शवाइन अल्लाह कैंप, मुजफ्फराबाद। ये लश्कर कैंप 25 साल से सक्रिय था। यहाँ एक साथ 200 से 250 आतंकवादी रहते थे। उत्तरी कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। नौवां टारगेट मरकज सैयदना बिलाल। ये पीओके में जैश का मुख्य केंद्र था। यहाँ जम्मू कश्मीर में घुसपैठ से पहले आतंकवादी रुकते थे। इसमें आमतौर पर 50 से 100 आतंकवादी रहते थे जिन्हें पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो ट्रेनिंग देते थे। लेकिन बीती रात हुई एयर स्ट्राइक में ये ठिकाना भी तबाह हो गया। जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनसे भारत की सीमा कितनी दूरी पर थी और कितना बड़ा खतरा थी, इस बात को थोड़ा विस्तार से समझिए। बहावलपुर से भारतीय सीमा करीब 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ 250 से ज्यादा आतंकी एक्टिव रहते थे। मुरीदके से भारतीय सीमा करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 120 से ज्यादा आतंकी रहते थे। मुजफ्फराबाद से कुपवाड़ा की दूरी करीब 75 किलोमीटर है। यहाँ 110 से 130 आतंकी हर वक्त रहते थे। कोटली से राजौरी करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कैंप में 75 से 80 आतंकी ट्रेनिंग लेते थे। सियालकोट से करीब 10 किलोमीटर दूर भारतीय सीमा है। यहाँ 100 आतंकी एक्टिव रहते थे। इसी तरह गुलपुर से राजौरी करीब 42 किलोमीटर है। यहाँ भी 75 से 80 आतंकी रहते थे। भिम्बर से नौशेरा करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर 60 आतंकी रहते थे। और चक अमरू से पठानकोट की सीमा 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ भी 70 से 80 आतंकी रहते थे। इस कम दूरी का फायदा उठाकर आतंकी दहशतगर्दी की वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर से एक झटके में सबको मिट्टी में मिला दिया गया और आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान भी खत्म हो गया। तो प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके थे कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला दिया गया। सेना ने सब कुछ तय किया और जिस तरीके से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि आतंक की रीढ़ तोड़ने का काम हमारे जाबाजों ने किया है। ब्रिगेडियर राजपुरोहित, मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि पाकिस्तान देखिए एक्सपोज हालांकि पहले ही दुनिया भर में हो चुका है और यही वजह है कि आज वो अलग थलग पड़ा हुआ है। कोई देश उसके साथ आकर नहीं खड़ा है। वो भले ही बिलबिला रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो। और सबसे बड़ा सबूत तो आज उसने खुद ही दिया जब आतंकियों के जनाजे में सरकार के मंत्री पहुंचते हैं, सेना के अधिकारी पहुंचते हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि पालने वाले भी तो हुक्मरान ही है वहां के। जी जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। एक्सपोजर हो चुका है और ये जो इन्होंने आज जनाजे में जाकर के अपने सबूत दिए हैं, ये सिर्फ मोहर लगाई है, ठप्पा लगा दिया है। एफएटीएफ को बताया जा सकता है कि पाकिस्तान अब एक टेररिस्ट स्टेट है। इससे आगे में जाने से पहले दीपक सर ने जो 5 सवाल किए थे अपने आप से, वैसे ही 5 सवाल मैं करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या पाकिस्तान टेररिज्म का हब है, अड्डा है, जन्मदाता है? आंसर यस। क्या पाकिस्तानी सेना के साए में ये पनप रहा है? आंसर इज यस। क्या पूरा विश्व इसको कंडेम करता है? द आंसर इज यस। क्या पाकिस्तान कटोरा लेकर के घूम रहा है? पूरा विश्व कहता है द आंसर इज यस। और अंतिम क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान ठीक होगा? क्या उसकी पूंछ ठीक होगी? इसके अंदर मैं सवालिया निशान लगाता हूं। और जहां ये पूंछ ठीक नहीं होगी, वहां कहते हैं ना, जहां
बातों के भूत लातों से नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अब यहाँ लात लगाने वाली आ गई है। लेकिन मैं आपको एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप बीबीसी की न्यूज देखें, वॉशिंगटन पोस्ट देखें, पाकिस्तान के अपनी न्यूज देखें, उन्होंने इतने फेक न्यूज चला रखे हैं। हमारे 5 जेट गिराने की बात की है, उन्होंने अपनी मिसाइल से हिंदुस्तान में कहां नुकसान किया है, हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अटैक किया है, पुराने वीडियोस, इजराइल के वीडियोस लेकर के दिखा रखे हैं। तो वो अपनी जनता को और बाकी विश्व को झुठला करके बताना चाहता है कि भारत का ये अटैक नाकाम हुआ है, लेकिन वो सच को झूठ नहीं कर सकता। सर, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम तो पाकिस्तान करता रहा है ना, और ये झूठ भी उसी दिशा में, और इसीलिए आज वो झूठ बोल रहा है और दुनिया को ये दिखाने जा रहा है कि ये कोशिश कर रहा है कि जुल्म तो देखिए हमारे साथ हुआ है। लेकिन पाकिस्तान आज एक सवाल अपने आप से जरूर पूछ रहा होगा कि क्या हमने ये गलत किया? आतंकिस्तान जो पाकिस्तान को वहां के हुक्मरानों ने बनाया, शायद अगर नहीं किया होता तो ये हश्र भारत उसका आज ना करता। बहरहाल आप दोनों मेरे साथ रहिएगा। देखिए, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग और वहां की सेना राफेल का खूब मजाक उड़ाती थी, लेकिन अब जब राफेल ने अपनी बोहनी पाकिस्तान से ही की है तो राफेल का नाम सुनते ही पाकिस्तानी सेना के गुर्दे फेल हो जा रहे हैं। हालांकि राफेल पर सियासत भारत में भी खूब हुई, नेताओं ने नींबू मिर्ची वाली सियासत की, लेकिन अब जब राफेल ने अपनी ताकत दिखाई तो वो भी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। देखिए बाहुबली राफेल का पाकिस्तान परीक्षण। ये दुश्मन का काल है, पाकिस्तान की मिट्टी लहू से लाल है। मुनीर की पजामा फौज से लेकर शहबाज के मंत्रिमंडल तक सबका बुरा हाल है। क्योंकि जिन आतंकियों को पाकिस्तान पालता पोसता रहा, उन्हें एक झटके में राफेल ने मिट्टी में मिला दिया। फ्रांस से खरीदे गए राफेल का यह पहला ऑपरेशन था और पहले ही मिशन में राफेल ने ऐसा तांडव मचाया कि दहशतगर्दों को दुनिया से मिटा दिया। राफेल को पाकिस्तान में घुसने तक की जरूरत नहीं पड़ी, जो जहां था वहीं ढेर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने दुश्मन पर स्कैल्प क्रूज मिसाइल से हमला किया, जो भारत के पास मौजूद हर राफेल फाइटर जेट्स का हिस्सा है और 250 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को भेज सकती है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसे आतंकी अड्डों, बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने हाईटेक और सटीक गोला बारूद का इस्तेमाल किया, जिसमें आम नागरिकों को हालात कुछ और थे। कल तक विपक्ष को पूरा मौका था कि हम लोगों पर अटैक कर रहे थे कि कुछ नहीं करेगा, ये है वो है। आज हालात बदल गए। नींबू मिर्ची हम लोगों ने केवल टांगी नहीं है, नींबू मिर्ची हम लोगों ने लगाई भी है। जिस राफेल का 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने मजाक उड़ाया, उसी राफेल ने घर में घुस के पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। तो अब वो लोग कहाँ मुँह छुपाएंगे, क्या जवाब देंगे देश की जनता को? तो आप राजनीति में इतने अंधे हो गए, आप जो है भाजपा का विरोध करते करते आप भारत का विरोध करने लगे। ये कहां तक जायज है? ऑपरेशन सिंदूर से पहले राफेल को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राफेल पर नींबू मिर्ची लटकाकर मजाक बनाया।
लेकिन वक्त आने पर राफेल न सिर्फ गरजा बल्कि दुश्मन पर मौत बनकर बरसा। अब वही अजय राय राफेल की तारीफ करते नहीं थक रहे। हमने नहीं नींबू मिर्ची बांधा भाई, रक्षा मंत्री जी ने बांधा था। मैंने तो दिखाया था कि ये देखिए, ये देश के राफेल को खड़ा करके रखा हुआ है, ये कब मजबूत कार्रवाई करेगा। ये बात देश के लोग और जो परिवार जिनका शहीद हुए, जिनके बच्चे, जिनके परिवार के लोग, वो चाहते थे। निश्चित तौर से सर मजबूती के साथ जो आज ये चीज़ें हुई हैं, सेना ने जो किया, मैं उसको बधाई देता हूं। जंग के मैदान में राफेल 2007 से ही अपना लोहा मनवाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इसकी ताकत का एहसास पहली बार हुआ है, क्योंकि जब 2020 में राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ, तभी साफ हो गया था कि जब यह बाहुबली जंग के मैदान में उतरेगा तो पूरा गेम बदल देगा। तो ये भारत की ताकत है, ये हिंदुस्तान का जज्बा है, उसका हौसला है। और दीपक वोरा सर, ये तो पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से समझता है ना, इसीलिए वो गीदड़ भपकियां देता है, वो लगातार इस तरह की बातें कर रहा है कि दुनिया उसे देखे, उस पर रहम करे। और भीख का कटोरा जो हम कहते हैं बार बार, वो उसके हाथ में तो हमेशा रहता ही है। यही वजह है क्योंकि उसे अंदाजा है भारत की ताकत का। कल होने वाली है, परसों होने वाली है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मीटिंग, और उसमें ये डिसाइड करेंगे 7 बिलियन में 9 शून्य होते हैं डॉलर का जो लोन अप्रूव किया था, उसकी अगली कड़ी 1 बिलियन की देनी है कि नहीं देनी है। अब देख लीजिएगा, उनका राजदूत जो बैठा हुआ वॉशिंगटन में, वो अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ जोड़ रहा है कि भाई हमें माफ़ कर दो, हम भारत के नहीं लड़ सकते, हम तो कमज़ोर हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपने कह दिया ये पैसे नहीं देने तो हमें नहीं मिलेंगे, हम तो बिल्कुल भूखे मर जाएंगे। ये तो उस देश की हालत हो चुकी है। मैम, मैं एक चीज़ पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ, इफ़ यू गिव मी अ फ्यू सेकंड। हमारे एक मित्र हैं अमेरिका में, मैं पोस्टेड था उसमें, और हमारे दोनों बच्चे वहाँ रहते, तो उन्होंने लिखा है कि वी आर, इस परिवार के कुछ सदस्य 9/11 में जो हमला हुआ था ट्विन टावर्स पर, उसमें शहीद हो गए थे, मर गए थे। तो इन्होंने लिखा है, वी आर एक्सपेक्टिंग आवर सेकेंड ग्रैंड डॉटर, वी आर, हमारी दूसरी पोती का जन्म होने वाला है कुछ ही दिनों में। हमने फैसला किया है, सुनिए मैम, उसका नाम सिंदूर रखेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इन्होंने भेजा है। मेरी आंखों में तो पानी आ गया था जब मैंने इसको पढ़ा, आपको पढ़ के सुना। और उनको दे हैव लुक्ड एट द डिक्शनरी कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे कई अखबारों ने लिखा ऑपरेशन सिंदूर, पता लगा वर्मिलियन उसका इंग्लिश शब्द है, तो उन्होंने कहा उसका नाम हम, क्योंकि उनको मालूम है कि लड़की हो रही है, तो उसका नाम हम सिंदूर रखेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वेल डन। सो मैम, ये है अब पाकिस्तान की स्थिति, ना घर का है ना घाट का है, पागल हो गया है मैम। ये चीजें होती हैं, इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आपकी इनसिक्योर फील करते हैं तो आपकी बुद्धि मर जाती है, आप तरह तरह की चीजें करते हैं। कह रहे हैं हम आज रात को हमला करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और चुप करके बैठ जाओ यार, आप में दम तो है नहीं कुछ करने को। बस यही है कि निहत्तों को आप मार सकते हैं। और फिर वो बेवकूफ़ जो कह रहा है कि मेरे 10 सदस्य मेरे परिवार के मर गए, काश मैं भी मर जाता। कौन रोक रहा है बे? जाके नदी में कूद जा, या बंदूक ले यहाँ रख के ट्रिगर खींच दे, खत्म हो जा, तू भी चला जा। पर ये मेरी बात सुन ले, अब वहां पर वो हुरे नहीं, अब चुड़ैलें तेरा इंतजार कर रही हैं। जा, 72 चुड़ैलें तेरी खातिर करेंगी वहां पर, नहीं तो मेरे पास आ जा, मैं मार दूंगा। और सर, अभी तो ये ट्रेलर है ना, अभी तो आगे आगे क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ हमारी सेना जानती है। और उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। ये इंतजार का फल ही है वही जो सब्र किया उन तमाम लोगों ने, उन परिवारों ने जिन्होंने अपनों को खोया था। उसके बाद देखिए आज लोगों के दिलों से वो खुशी निकलकर सामने आ रही है कि हमारी सेना ने हमारा वो गम कम कर दिया है, हमें हमारे कलेजे को ठंडक मिली है। और जो सिंदूर की बात सर आप कह रहे थे, सिंदूर की ताकत का अंदाजा सिर्फ आज पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हुआ होगा कि सिंदूर हमारे देश में सिर्फ एक माथे पर लगाने का कोई एक लाल रंग का कोई सामान नहीं है, वो हमारी ताकत है। और देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत बुद्ध का देश है और शांति की बात करता है, लेकिन इसके साथ ही भारत ये भी कहता है कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आज पाकिस्तान को यह बात फिर से समझ आ गई होगी। उधर दुनिया के कई देशों को यकीन भी नहीं रहा होगा कि भारत आतंकियों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कर देगा। और बड़ी बात यहां यह भी रही कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करनी भी शुरू कर दी है और इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल।
पहले घर में घुसकर मारा और फिर कूटनीति के चक्रव्यूह में फंसाया। पाकिस्तान परस्त आतंक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी भूमिका एनएसए अजीत डोभाल ने अदा की। जी हां, वही अजीत डोभाल जो दिल्ली में बैठकर आधी रात को पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। पहले टारगेट सेट किए, फिर राफेल से एक के बाद एक कई स्कैल्प मिसाइलें दागकर आतंकी शिविरों को हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया। भारत की एयर स्ट्राइक से तिलमिलाया पाकिस्तान अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी हार रहा है। इसकी जिम्मेदारी भी खुद अजीत डोभाल संभाल रहे हैं। हमले के तुरंत बाद एनएसए डोभाल ने अमेरिका के एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी। डोभाल ने भारतीय दूतावास के हवाले से अमेरिका को बताया कि भारत की कार्रवाई केंद्रित और सटीक रही है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ आतंकी शिविरों को ही निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने भी कहा कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों पर नजर बनाए हुए है। रूबियो ने उम्मीद जताई कि भारत पाकिस्तान में बना ये तनाव जल्द खत्म हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर घेरने के लिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अजीत डोभाल ने चीन, जापान, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएई और इजराइल के एनएसए से भी बातचीत कर भारत के हमले की जानकारी दी है। मतलब साफ है कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ दुनिया को भी ये बता देना चाहता है कि हिंदुस्तान से दुश्मनी कितनी महंगी साबित हो सकती है। भारत के साथ अगर कोई देश सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खुलकर खड़ा है तो वो है इजराइल। भारत में इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार ने इस एयर स्ट्राइक का भरपूर समर्थन किया। अजार ने एक्स पर लिखा, भारत को इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोष लोगों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर भारत इस ऑपरेशन के बाद तेजी और सख्ती से कूटनीतिक मोर्चे पर कदम बढ़ा रहा है। इस सर्जिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान की न केवल बची कुची कमर टूटेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मोर्चे पर उसका दावा कमजोर पड़ेगा। और पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दुनिया के सामने पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है। बड़ी खबर यह इससे जुड़ी कि मारे गए आतंकियों के नमाज़े जनाजा में लश्कर तैयबा का आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ दिखा। पुलिस और सेना के अधिकारी तो थे जनाजे के इस नमाज में। लश्कर का टॉप कमांडर अब्दुल रऊफ भी वहां पर मौजूद था। फिर भी पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं होता है कि वो आतंकियों को पनाह देने का काम करता है। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने है। हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर का टॉप कमांडर, और आजू बाजू आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर सेना के अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं। और ये बताता है कि कैसे दरअसल आतंकियों को पालने का काम पाकिस्तान में किस तरह से किया जाता है। लश्कर का टॉप कमांडर है ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हाफिज अब्दुल रऊफ। दीपक वोरा सर, मतलब झूठ के पुलिंदे बांधना तो पाकिस्तान की आदत है, लेकिन हर बार उसी के चेहरे से उसका नकाब, उसी की हरकतें उतार देती है। इस बार भी वही हो रहा है। झूठ भी बोलते हैं और बेवकूफ़ भी हैं। ये जो वीडियोज ये दिखा रहे हैं, अगर ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके अपने कानून होते हैं किस तरह से ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए किसी को। अगर 3 देश मिल के जो उसके मेंबर्स है कहते हैं मत डालो तो नहीं डाला जाता। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। लेकिन इस प्रकार के वीडियोज़ उनका केस और मजबूत करते हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकी देश है। मैं आपको बताता हूं क्या होगा अगर किसी ने ये वीडियो पेश किया। जब उसकी अगली मीटिंग होगी FATF की कि भाई पाकिस्तान के बारे में क्या किया जाए, पाकिस्तानी तुरंत बोलेंगे, मेरी बात मान लीजिएगा, मैं जानता हूं उन कमीनों को, बोलेंगे अरे ये तो डॉक्टर्ड वीडियो है, ये तो AI ने क्रिएट किया है, हमारा तो कोई जगह है ही नहीं वहां पर, ये लोगों ने कंप्यूटर पर बैठ के ये वीडियोज बना दिए। और उनकी फौज क्यों गई थी वहां पर, पुलिस वाले? क्योंकि कुछ लोग जो उस सेंटर में रहते थे ना मैम, वो फौजी थे, वो पुलिस वाले थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी आतंकी कैसे बनते हैं। इसीलिए ये लोग सब वहां गए थे और अपना सलामी शस्त्र और जो कुछ वो लोग करते हैं बेवकूफ लोग वहां पर वो कर रहे थे। ये मेरा मानना है और मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा मैम।
सर लेकिन देखिए, वो तो अपना बचाव करने के लिए चाहे रोना रोए, चाहे गिड़गिड़ाए, बिलबिलाए, जो भी करे, लेकिन ये तो सबसे बड़ा सबूत है ना। ये मुश्किलें कैसे बढ़ा सकता है पाकिस्तान की? भारत जिस तरीके से सबक सिखा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं इसे समझूं तो ये तस्वीर कितनी मुश्किल बढ़ाएगी? बहुत मुश्किल बढ़ाएगी। आपने अपने टीवी चैनल पे दिखाया है, यू आर इंसेनली पॉपुलर, आपका चैनल, यू ऑफ कोर्स आर वेरी गुड, सारी दुनिया ने देखा है मैम। कहां किस किस से छुपाओगे? तो दुनिया भर में पता लग गया है कि एक आतंकी ग्रुप में कुछ लोग मर गए तो पाकिस्तान की सेना वहां पहुंच जाती है सलामी देने के लिए। ये सेल्फ गोल। मैं एक चीज कहूंगा उस देश के बारे में, वो चाहे फुटबॉल खेलें चाहे हॉकी खेलें, अपने गोल जिसको हम सेल्फ गोल कहते हैं उसमें करने में पाकिस्तान ने विश्व कीर्तिमान कायम कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा सेल्फ गोल करते जाते हैं। बेवकूफ लोग हैं मैम, अकल नहीं है, अंधे हो गए हैं। जो उनका हेट्रेड है फॉर हिंदूज, फॉर जूज, फॉर क्रिश्चियंस, उसमें अंधे हो गए हैं ये लोग मैम। इनका मुझे आई डोंट नो, एक ही बस तरीका है कि इनको मिटा दिया जाए इस देश को, शायद दुनिया को राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा। आप इस पूरे शो में 2-3 बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस आतंकिस्तान का यही हश्र होना चाहिए और यही इसे सबक भी सिखा सकता है कि खत्म कर दिया जाए। लेकिन सर, जब बात टेररिज्म की होती है, भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म को लेकर, लेकिन जब हम दुनिया में देखते हैं तो कहीं से गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म निकल कर आता है। सर, टेररिज्म तो सिर्फ आतंकवाद है ना, उसकी कोई दूसरी परिभाषा कैसे हो सकती है? अच्छा बुरा कैसे हो सकता है? ये तो नया भी शुरू कर देंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी, माफ करना आप हमारी बेटी हैं, औरत का बलात्कार करता है, ये तो गुड बलात्कारी है, वो बैड बलात्कारी है। दिमाग खराब है इन लोगों का मैम, कोई इनकी बात सुनता नहीं है, बौखला गए हैं नई नई चीजें इन्वेंट करने की। अरे ये तो गुड हत्यारा है, वो बैड हत्यारा है। टेररिज्म इज टेररिज्म, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उसको प्रैक्टिस करता है, चाहे वो साधु है, चाहे संत है, चाहे पीर है, चाहे पोप है, कोई भी करता हो उसको। टेररिज्म इज टेररिज्म, और दुनिया तंग आ चुकी है उससे, हम तंग आ चुके हैं। कोई देश नहीं है जो कहता है टेररिज्म बड़ी अच्छी चीज है, एक्सेप्ट आतंकिस्तान। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, भारत ने तो ठान लिया है कि अब इस आतंकिस्तान का पक्का और पूरा इलाज करना होगा और होकर ही रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात भी यहां कर लेते हैं इस बुलेटिन में, जो क्रिकेट के मैदान से निकल कर आई है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित ने संन्यास लेने का ऐलान इंग्लैंड दौरे से पहले किया है। हालांकि रोहित वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे। रोहित ने आखिरी टेस्ट मैच पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। ऑस्ट्रेलिया दौरा रोहित के लिए अच्छा नहीं रहा था और अब रोहित शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि वो आगे सफेद जर्सी में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, जिससे इससे पहले रोहित T20 से भी संन्यास ले चुके हैं। और अब एक और बड़ा फैसला रोहित शर्मा का। देखिए, कल एबीपी नेटवर्क के मंच पर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पहुंचे थे। क्रिकेट के भविष्य पर उनसे बात हुई थी। इस दौरान एबीपी न्यूज ने उनसे रोहित शर्मा के भविष्य पर सवाल भी पूछा। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया था वो आपको सुनवाते हैं। अपकमिंग जो इंग्लैंड जा रही है आपकी टीम, आप लेने वाले हैं रोहित को, विराट को, आर दे गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द टीम? ये जो ब्लूप्रिंट है इंडियन क्रिकेट टीम की गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, यू आर गोइंग टू बी द कोच फॉर द नेक्स्ट 2 years. Do you see Virat and Rohit a part of your team? I can ask you that. Look, till the time they're performing, they should be part of it. शुरू कब आप करते हैं और कब आप खत्म करते हैं वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। ना कोई कोच, ना कोई चेयरमैन, ना कोई सिलेक्टर, ना कोई बीसी से आपको ये बता सकती कि आपको अभी खत्म करना है। हाँ। आप परफॉर्म करते रहिए, आप 40 के आप 45 तक खेलते रहिए, किसी ने मना थोड़ा किया। 2027 वर्ल्ड कप लग रहा है ये दोनों खेलेंगे? सी अल्टीमेटली ये उनका डिसीजन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी परफॉर्मेंस ही आपको टीम में सिलेक्ट करा सकती है। आपको कैसा लग रहा है उनका परफॉर्मेंस? मैं तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके का परफॉर्म किया, मैं क्या आपको बताऊं, तो दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है कि किस तरीके का उन्होंने परफॉर्म किया। किस खिलाड़ी को अब रिटायर हो जाना चाहिए? जल्दी बताओ। नहीं, रिटायरमेंट नॉट एट ऑल। दिस इज अ वेरी दैट्स अ इररिलेवेंट क्वेश्चन। नाउ एक नाम बताइए, किसको रिटायर होना चाहिए? ये रिटायरमेंट बहुत पर्सनल डिसीजन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।